इस वीडियो में हम लोग मेंस के हिस्ट्री सेक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947 एडी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हिस्ट्री सेक्शन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, तो मैं अपने नोट्स जो बनाया था उसी को बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसका कुछ मुझे खास मिला नहीं था। आप यहाँ पर सेंसस का भी डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस जो है अभी करंट बिहार का जो लिटरेसी रेट कितना है। हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं है, इस कारण से मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन आप जो है कोई लेटेस्ट रैंकिंग होगी, जैसे कि नीति आयोग का अभी कोई रिसेंटली अथी आया था एजुकेशन को लेकर के, तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जो लिखा था कि वो बिहार इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉलेज हब फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड इवन टुडे नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स ग्लोरियस नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ETC एंड होम ऑफ फेमस आर्यभट्ट। और यहाँ पर मैंने IAS IPS भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार जो है पुराने समय से ही नॉलेज हब के रूप में यानी ज्ञान केंद्र के रूप में फेमस रहा है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अपने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, इसमें उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी जोड़ सकते हैं एंड आर्यभट्ट ऐसे करके जो महान हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उनके घर के रूप में भी ये बिहार जो है विख्यात है। मतलब शुरू से ही ज्ञान के केंद्र के रूप में बिहार को जाना जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब बैकग्राउंड लिखे, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट पूछा जा रहा है तो उसके पहले का थोड़ा सा लिख दिया कि इन मिडिवल टाइम, जो एंशिएंट टाइम में तो ये नॉलेज हब हुआ करता था, लेकिन मिडिवल टाइम में यानी कि मध्यकालीन समय में ये थोड़ा सा चेंज हो गया। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इसके कारण जो हुआ, यहाँ पर जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, है ना। और ये जो था ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड तक कंटिन्यू रहा। But in the medieval period, due to foreign invaders, it lost its lead in education, which continued in British colonial period. However, some progress had initiated towards Western and modern education in Bihar, which imprints can be seen even today as the Patna University and PMC ETC. लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों ने जो है कुछ शुरुआत की थी एजुकेशन की तरफ, जिसको हम लोग देख सकते हैं आज भी पटना यूनिवर्सिटी PMCH के रूप में, है ना, पटना वुमेंस कॉलेज के रूप में, बिहार इंजीनियरिंग जो कॉलेज है जिसमें अभी NIT चल रही थी उसके रूप में। तो कुछ प्रोग्रेस किए गए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर है कि ब्रिटिश आफ्टर गेनिंग द पावर इन इंडिया। अब पूरी तरह से बैकग्राउंड इसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार जो आप इसको छांट सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि इनिशिएशन बताया जा रहा है, डेवलपमेंट बताया जा रहा है, तो इसको व्याख्या करना ज़रूरी मुझे लगा। तो ब्रिटिश आफ्टर गेनिंग द पावर इन इंडिया showed no interest towards education, but one British agitator in favor of missionary education known as Charles Grant, who is also known as the father of modern education in India, recommended the introduction of English education in India. तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश लोगों का पावर इंडिया में मजबूत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान तो केवल प्रॉफिट कमाने पे था, है ना। लेकिन उन्हीं में से एक मिशनरी एजुकेशन, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरी आते थे हमारे देश में क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए, उसी में से एक लोग थे चार्ल्स ग्रांट, जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि नहीं, इंडिया में भी इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए। इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स ग्रांट ने रिकमेंड की कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट दे वर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, दे वर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एजुकेशन टू फ्लरिश देयर ओन एम्पायर विथ नेफेरियस इंटरेस्ट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिकमेंड किया था, उनको भारतीयों की चिंता थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका मेनली इंटरेस्ट था कि अपने एम्पायर को कैसे फ्लरिश किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अब कितना अंग्रेजी लोगों को, तो वहाँ पर भारतीयों की सहायता लेनी पड़ेगी उनके एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कही थी, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आगे जो क्वेश्चन का डिमांड है कि दे टुक सर्टेन स्टेप्स टुवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ऑफ कोर्स ऑन द मासेस एंड नेशनलिस्ट डिमांड्स ऑन देयर ओन कन्वीनियंस कैन बी सीन एज फॉलो। जो कुछ स्टेप लिए गए थे, जाहिर सी बात है कि ये जो जन थे, जो मासेस थी, उनके डिमांड पे, साथ ही में जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी जो थे, उनके डिमांड पे, और अपने कन्वीनियंस के अनुसार से अंग्रेजों को कुछ स्टेप्स लेने पड़े जो कि निम्नलिखित हैं।
अब यहाँ पर मैंने जो है इसमें ज़्यादा कोई डायग्राम की गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी जिसमें कि जो डेवलपमेंट जो स्टेप्स थे उसको मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया था। यहाँ पर ऊपर मैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लिख दिया था और नीचे में जो है उसके बारे में लिखा था कि क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम बना करके मैंने शो कर दी थी। तो इसमें जो पहला था कि हम्बल बिगिनिंग इन 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा बिहार में या कहे तो इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एजुकेशन इन इंडिया। ये क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डायरेक्ट किया, ऑर्डर दिया कि आप जो है 1 लाख रुपया खर्च कीजिए मॉडर्न एजुकेशन के प्रमोशन पे इन इंडिया। ठीक है, तो ये हम्बल बिगिनिंग था, शुरुआती मतलब स्टेप्स थी ये, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद आया 1835 में माइकेले माइनेट्स ऑन एजुकेशन। तो इन 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक अनाउंस्ड दैट व्हाटएवर फंड्स वेयर एलोकेटेड एंड अप्रूव्ड फॉर एजुकेशन इट शुड बी स्पेंट ऑन ओनली इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, अब 1 लाख रुपये यहाँ से दे दिया गया, तो इसको जो है एजुकेशन पे प्रमोट करना था। लेकिन उस समय 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने कहा कि जो भी फंड मिलेगा ना उसको खाली और खाली आपको जो है इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च करना है। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं ऐसा क्यों करना है। उनको चाहिए था ऐसा आदमी जो कि उनके एम्पायर बिल्डिंग में मदद कर सके, उनको मासेस के एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये स्टेप लिया और इसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि माइकेले मेनिट्स जो है वो सेटअप किया, है ना। और उसने भी यही रिकमेंड किया कि विच रिकमेंडेड द गवर्नमेंट सोर्सेज इन लिमिटेड वे, सरकारी जो संसाधन है वो सीमित वे में, वेयर टू बी डिवोटेड टू द इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम ओनली, है ना। इंग्लिश एजुकेशन की तरफ ही सिर्फ खर्चा किया जाना, ये माइकेले मेनिट का रिकमेंडेशन था। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्टिव था इंग्लिश एजुकेशन का वो क्या था कि वो इस तरह के एक क्लास ऑफ पर्सन जनरेट करना चाहते थे, इस तरह के लोग जनरेट करना चाहते थे जो कि खून में तो भारतीय हों लेकिन सोच में, समझ में, बुद्धि से वो इंग्लिश यानी अंग्रेजों की तरह सोचते हों। ठीक है, ये एक कोड था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइकेले मेनिट दूसरा स्टेप था। तो इसका जो माइकेले मेनिट्स था उसके बाद जो है कुछ स्टेप्स लिए गए और उसका मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया था। क्या हुआ कि जिला स्कूल जो खोले गए वो पूर्णिया में खोले गए, बिहार शरीफ में खोले गए, भागलपुर में खोले गए, आरा में खोले गए, छपरा में खोले गए। ठीक है, तो इतने जगह पे जिला स्कूल की शुरुआत की गई जहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन दी जाने लगी। उसके बाद तीसरा जो स्टेप था वो था वुड डिस्पैच, जिसके बारे में आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते होंगे, है ना। और इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। पीटी वाले इन सब का ईयर भी ध्यान रखेंगे कि वुड डिस्पैच कब आया था और किस पे ये बेस्ड है। ये एजुकेशन के क्षेत्र में था और 1854 ईस्वी में आया था। माइकेले मेनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, 1835 में आई थी और शिक्षा पे आधारित थी। ठीक है, विच रिकमेंडेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड हायर एजुकेशन इन इंग्लिश। तो वुड डिस्पैचो को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक एजुकेशन की रूपरेखा तैयार की। इसने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा उसको हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में देंगे यानी क्षेत्रीय भाषा में देंगे, और जो हायर एजुकेशन होगा ना उसको अंग्रेजी में देंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको हम लोग सेटअप करेंगे हर एक राज्य में। उसके बाद कहा गया कि एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल हम लोग खोलेंगे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कहा गया कि प्रोविजन वाज टू मेड फॉर द सिस्टमैटिक एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन किया गया था अंग्रेजी या शिक्षा के तरफ, है ना। पूरी तरह से मासेस को प्रिपेयर करने के लिए, पूरी तरह से मासेस को एजुकेशन देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ये रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच की, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि पहली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुई कलकत्ता में 1857 में। ठीक है, उसके बाद 1863 में पटना कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बिहार में। उसके बाद सर्वे ट्रेनिंग कॉलेज जो कि पटना में है उसको इस्टेब्लिश किया गया 1886 में। इसका नाम बदल करके 1900 में क्या कर दिया गया, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा खोला गया 1905 में, और हाई स्कूल एट पौकुर इन संथाल परगना 1859 में खोली गई। तो इतने तरह के डेवलपमेंट किए गए वुड डिस्पैच, और भी किए होंगे लेकिन ये मेन यहाँ पर है। उसके बाद जो चौथा स्टेप था वो था गवर्नमेंट रेजुलेशन इन 1913। ठीक है, ये नोट्स मैंने स्पेक्ट्रम की मदद से और गूगल की मदद से बनाया था,
है ना। तो गवर्नमेंट रेजुलेशन इन 1913 विच अर्ज्ड टू प्रोविंसेस टू टेक अर्ली स्टेप टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू पुअर एंड मोर बैकवर्ड सेक्शंस। तो अब तक क्या हुआ कि अब जो नेशनलिस्ट थे, है ना, वो भी डिमांड करने लगे कि नहीं, अंग्रेज जैसे इंग्लैंड में वहाँ पर शुरुआती दौर से फ्री एजुकेशन दी जाती है, उसी तरह से हमारे देश में भी लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट बहुत तेज़ थी और उतना खर्चा करना नहीं चाहती थी। तो इसने जो है सभी राज्यों को ये कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कीजिए फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, और सभी सेक्शन को आप प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये राज्यों पर छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917 में आई थी। ये ईयर भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सैडलर कमीशन इन 1917 विच रिकमेंडेड टू स्टेब्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस टू इम्पार्ट टेक्निकल एजुकेशन, कमर्शियल एंड साइंस एजुकेशन। इसने भी कॉलेजेस पे ध्यान दिए कि इस तरह के कॉलेज आपको स्टेब्लिश होने चाहिए पूरे देश भर में। इसका रिजल्ट जो हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, है ना। तो इसमें क्या था कि 1917 में क्या हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी लैंडमार्क इन हायर एजुकेशन ऑफ इन बिहार, पटना यूनिवर्सिटी जो कि आज भी विद्यमान है और एकदम शिक्षा का केंद्र माना जाता है, इसकी शुरुआत की गई 1917 में। 1917 में ही एक पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिपार्टमेंट खोली गई पटना कॉलेज में, जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की जाने लगी। इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कॉलेजेस फॉर हायर एजुकेशन अलोंग साइड वेरियस जिला स्कूल इन बिहार, है ना। बहुत सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉलेज खोले गए, जिसमें कि PMCH है 1925 में, फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इन धनबाद है, जिसको ISM धनबाद भी कहते हैं, 1926 में। पटना साइंस कॉलेज खोली गई 1928 में। वेटनरी हॉस्पिटल खोली गई 1930 में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको कि नाम चेंज करके बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बाद में NIT बना, है ना, जो कि अभी NIT बिहटा में शिफ्ट हो गई है, 1932 में खोली गई। उसके बाद जो है पटना वोमेंस भी खोली गई, जो कि फर्स्ट कॉलेज था जो कि केवल और केवल महिलाओं के लिए था 1940 में। तो यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट हुआ था वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन का, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अब पूछना बंद कर दिए BPSC, लेकिन फिर भी इसी में से आप कुछ मिला जुला करके लिख सकते हैं। उसका कंटेंट मुझे मिला नहीं था, लेकिन इसी में से आप टेक्निकल को छाट करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। तो वी हैव सीन द एबव सम प्रोग्रेस इन हायर एजुकेशन विच वाज टेकन बाय द ब्रिटिश बट द अडॉप्टेड मास इनफिल्ट्रेशन पॉलिसी। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रोग्रेस देखते हैं जो कि उच्च शिक्षा या इंग्लिश एजुकेशन में की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जनरली वो जो है मास इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस अपनाई, जिसके कारण, जिसमें क्या था कि वो जो थे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्शन को एजुकेट कर रहे थे जो कि ऑलरेडी समृद्ध लोग थे। पुअरर मासेस को, मतलब गरीब जनता को पढ़ाने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और वो ऐसे क्लास को जनरेट कर जाते जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर सके और उनके जो नेफेरियस इंटरेस्ट थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनको वो एड कर सके। तो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज ओनली 16%। ये इस बात को हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो केवल और केवल 16% थी, जबकि 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था इंडिया में। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपको कंक्लूजन में विकासात्मक भी लिखना है, इतना ही लिख के छोड़ नहीं देना है। लेकिन चीज़ जो है वर्तमान में चेंज हो गई है और इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक बिहार और इंडिया जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर आप सेंसस के डाटा को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर डाल देना है कि ये एक माइलस्टोन साबित होगा अचीविंग 100% लिटरेसी इन होल कंट्री एंड ऑल्सो टू गेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से आप विकासात्मक यानी डेवलपमेंट अप्रोच के साथ अपना कंक्लूजन करके इस आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर अगर अच्छा लगेगा तो दूसरे को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए, क्योंकि अंग्रेजी में कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है बीपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पर आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचाने में मदद करें। धन्यवाद।